A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 22nd May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Extending Safety. देखो extending का जो meaning होता है उसको आप बोल सकते हैं, extend का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, safety का मतलब सुरक्षा। On deferring का जो मीनिंग होता है अवॉइड करना या पोस्टपोन करना यानी टाल देना सेकेंड डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि जैसे जब पहले जो कोविड का फर्स्ट डोज लगता था और फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में जो इंटरवल था, जो अंतराल रखा गया था, वो 28 डेज का रखा गया था। लेकिन अभी आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के हिसाब से अगर उस पर्टिकुलर इंटरवल को 12 से 16 महीने कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा? एक्सटेंडिंग सेफ्टी। इससे क्या होगा? जो एंटीबॉडीज हैं वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगी और एक जिसको भी वैक्सीनेटेड किया गया है, जिसको भी टीकाकरण किया गया है, उसका जो एंटीबॉडी है वो लंबे टाइम तक सरवाइव करेगा और उसको ज्यादा सुरक्षा प्रदान करेगा। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस एडिटोरियल को हम स्टडी करने वाले हैं कि क्या एक्चुअल में मतलब अगर इसका एक्सटेंड कर दिया जाता है इस टाइम पीरियड को कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में जो टाइम पीरियड है अगर उसको बढ़ा दिया जाता है तो क्या एक्चुअल में सेफ्टी इंक्रीज होगी? तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल। देखिए, परस्यूम का मतलब पीछा करना कह सकते हैं, फॉलोइंग करना हो गया। फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ स्प्रेडिंग द इंटरवल बिटवीन टू डोजेस ऑफ वैक्सीन। एज आई टोल्ड यू कि अभी फिलहाल जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में क्या है, जो इंटरवल था मतलब जो अंतराल था उसको क्या करने की कोशिश की जा रही है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। द सेंटर हैज नाउ आउटलाइन, जो सेंटर उसने आउटलाइन किया, उसने हाईलाइट किया है इस बात के ऊपर, मतलब इस बात को प्रदर्शित किया है, इस बात को दिखाया है। मोर सिनेरियोस का मतलब होता है परिदृश्य। और सेकंड डोज डेफरमेंट का मतलब होता है वही टालना। तो फिलहाल मतलब क्या था, जैसे पहले जैसे फर्स्ट डोज जिसको भी लगी थी तो उसको सेकंड डोज के लिए उसको 3 से 4 हफ्ते ही मिलते थे, यानी सेकंड डोज उनको 28 डेज के अंदर ही लगवानी थी। लेकिन अभी फिलहाल सेंटर इस बात पर फोकस कर रहा है कंप्लीटली कि इसके ऊपर कि जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में जो टाइमिंग रहेगी, जो इंटरवल रहेगा, वो कहीं ना कहीं 12 से 16 हफ्तों के बीच में होना चाहिए। वाई लैक्टेटिंग का जो मीनिंग होता है ब्रेस्ट फीडिंग, जो मतलब जो औरतें मतलब क्या करती है, बच्चों को दूध पिलाती हैं। वुमेन आर नाउ इनकरेज टू गेट वैक्सीनेटेड। अब फिलहाल किनको वैक्सीनेट करने की बात की जा रही है? जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको अभी इनकरेज किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है उनको वैक्सीनेशन के लिए। एंड दोज who have recovered from an infection ought to be getting vaccinated 3 months. Hence the recommendation earlier was 4 to 8 weeks. देखिए, जो लोग मतलब क्या है, जो लोग पहले ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, जो लोग जिनको कोविड इन्फेक्ट हो चुका है, वे कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो उनको पहले क्या किया गया था, उनको अगर कोविड इन्फेक्शन आपको हो चुका है उसके बाद अगर आपको वैक्सीनेशन करवाना है तो पहले कितना टाइम रिकमेंड किया गया था? रिकमेंड का मतलब सजेस्ट किया गया था, मतलब अगर कोई भी ऐसा इंसान जिसको कोविड हो चुका है तो उसको पहले 4 से लेके 8 हफ्ते के बीच में अपने आप को वैक्सीनेशन करवाना था। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस अभी कम से कम 3 महीने के बाद, देखो यहाँ लिखा हुआ है, दोज who have recovered from an infection ought to be getting vaccinated 3 months, यानी 3 महीने के बाद एटलीस्ट। कोई भी इंसान जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है तो एटलीस्ट उस इन्फेक्शन के 3 महीने बाद उसको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। लेकिन पहले ये जो टाइम रिकमेंड किया गया था 4 से 8 हफ्ते के बीच में था। दोज इनएक्यूलेट का मतलब होता है मतलब इंजेक्शन करना, इंजेक्टेड करना। दोज इंजेक्टेड मतलब जिनको इंजेक्शन लग चुके हैं बट हैव टेस्टेड पॉजिटिव शुड डेफर देयर सेकंड डोज बाय 3 months। और वो इंसान जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है लेकिन उसके बाद भी वो क्या हो गए, सेकंड मतलब फर्स्ट डोज लग चुके हैं लेकिन उसके बाद भी वो क्या हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं, तो उनको उनका फर्स्ट डोज ले चुके हैं वो लेकिन उसके बाद फिर पॉजिटिव हो गए हैं, तो एटलीस्ट उसके बीच में भी कितना गैप होना चाहिए? 3 months का गैप होना चाहिए आफ्टर क्लिनिकल रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। जब तक कि वो कोविड-19 से रिकवर नहीं कर जाते तब तक वो वैक्सीन नहीं ले सकते। द रिकमेंडेशन का सजेशंस कह सकते हो, सुझाव कह सकते हो। फॉलो फ्रॉम अर्लियर वंस दैट एडवाइज इंक्रीजिंग द इंटरवल फ्रॉम 12 months to 16 weeks फॉर कोविशील्ड।
अभी फिलहाल जैसे अगर बात की जाए 3 से 4 हफ्ते का टाइम दिया जाता था, 28 डेज बोला जाता था, लेकिन अभी उस रिकमेंडेशन को क्या किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, एडवाइस को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में जो एक इंटरवल होना चाहिए वो 12 से 16 महीने के 16 वीक्स के बीच में होना चाहिए, 12 से 16 हफ्तों के बीच में होना चाहिए। और कोविशील्ड की बात की जा रही है, कोविशील्ड एक वैक्सीन है द मोर वाइडली अवेलेबल। अगर बात की जाए इंडिया के अंदर फिलहाल 2 ही वैक्सीन अवेलेबल है, एक तो कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। ज्यादा जो मतलब मात्रा है जो वैक्सीन की वो इंडिया की कोविशील्ड की ही ज्यादा है। बट देयर आर 2 अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। अंडरलाइन का मतलब होता है बेस कह सकते हो, बेसिक कह सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर 2 बेसिक सिद्धांतों की बात की जा रही है। कौन सा? बिहाइंड दिस रिकमेंडेशन, ये जो सुझाव दिए जा रहे हैं कि मतलब 12 से 16 हफ्ते के बीच में वैक्सीनेशन होना चाहिए। पहले अगर आपको डोज लग चुकी है तो उसके बाद कम से कम आपको 3 महीने के बाद आपको सेकंड डोज लगवानी चाहिए, या 12 से 16 हफ्ते के बीच में लगवानी चाहिए। तो इनके पीछे का रिकमेंडेशन क्या है, इनके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो सिद्धांत क्या है? देखिए, फर्स्ट सबसे पहली बात तो अगर बात की जाए तो फर्स्ट बीइंग अ वैक्सीन शॉर्टेज, ऑब्वियसली बात है जैसे कि वी आर विटनेसिंग स्कार्सिटी ऑफ वैक्सीन। सबसे पहली बात तो देखो ऑब्वियसली बात है वैक्सीन का शॉर्टेज चल रहा है कहीं ना कहीं। अंटिल अर्ली अप्रैल इंडिया हैड अ वेरी डिफरेंट स्कीम फॉर इट्स वैक्सीनेशन रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को आप फॉर्मली बिगिन करते हो तो उसको आप रोल आउट बोल सकते हो। तो मतलब अगर बात की जाए अप्रैल महीने से, मतलब अप्रैल का जो स्टार्टिंग था ना, तो उस टाइम तक तो इंडिया के पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, और उनका जो स्कीम था वैक्सीनेशन का, रोल आउट का, वो डिफरेंट था उस टाइम तक, राइट। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड होगी, इसके बाद सेकंड स्लाइड पे मूव करते हैं। बिफोर वी प्रोसीड लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आप जीएन यूज कर लेते हो, V1 प्लस आईएनजी। इनकरेज आर इनकरेज, देखो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया है। अब वुमेन आपका प्लूरल था तो इसलिए बी का प्लूरल फॉर्म आर होता है, उसके बाद आपने इनकरेज का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। अंडरलाइन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। और V1 प्लस आईएनजी जब आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। ब्लू कलर में जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ब्लू कलर में वो आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट और आपके डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। अब लास्ट लाइन थी, देखो अप्रैल तक क्या था? अप्रैल तक तो ये सारा का सारा डिफरेंट स्कीम थी, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया के पास अच्छी अवेलेबिलिटी थी किस चीज की? वैक्सीन की। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अपीयरिंग टू टेक स्टॉक ऑफ अवेलेबिलिटी, क्योंकि उस टाइम क्या था? अपीयरिंग का मतलब दिखाई पड़ना, टू टेक स्टॉक ऑफ अवेलेबिलिटी। और उस टाइम तक इंडिया का जो रोल आउट का जो एक स्कीम था वो डिफरेंट था, क्योंकि उस टाइम इंडिया के पास स्टॉक अवेलेबल था, अच्छा स्टॉक था उस टाइम तक। एज वेल प्रायोरिटाइजिंग दोज एट ग्रेटर रिस्क, और उस टाइम मतलब इंडिया का जो रोल आउट प्रोग्राम था इंजेक्शन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, तो वो किनको टारगेट कर रहा था? जो ग्रेटर रिस्क पे थे, जो ज्यादा से जिन लोगों को ज्यादा रिस्क था उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेशन दिया गया था। इट वॉज फेरोसिटी, इट वॉज द फेरोसिटी। फेरोसिटी का मतलब होता है फियरफुलनेस, टेरिबलनेस, क्रूरता जिसको आप बोलते हैं। तो ये मतलब ये जो सेकंड वेव है ये बहुत ज्यादा क्रूरता दिखा रहा है कहीं ना कहीं। दैट कोज्ड, कारण बनना, द गवर्नमेंट टू पैनिक, मतलब सेकंड वेव में क्या हुआ? एकदम नंबर्स बढ़ गए, तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो पैनिक हो गई, बहुत ज्यादा डर गई। एंड फ्री अप वैक्सीन सप्लाई अप्लाइंग टू ईच हिज ऑन। देखो टू ईच हिज ऑन का मतलब होता है इन हिज ऑन स्टाइल, अपने ही स्टाइल में। देखो टू ईच हिज ऑन वे, ऑन अप्रोच का मतलब होता है टू इन हिज ऑन वे, अपने ही तरीके से। तो फिलहाल तक मतलब इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वो डिफरेंट तरीके से चल रहा था, क्योंकि हमारे पास उस टाइम वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही सेकंड वेव आया जो कि बहुत ज्यादा फेरोसिटी दिखाई, उसने बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाई, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो पैनिक हो गई और उसने अपना ही क्या किया? अप्लाइंग टू ईच हिज ऑन अप्रोच, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपना ही एक तरीका निकाल लिया, राइट। व्हाइल दिस बेनिफिट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द प्रिविलेज्ड, मतलब हालांकि ये जो तरीका निकाला है गवर्नमेंट ने, कहीं ना कहीं ये एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ द सेक्शन कह सकते हो, एक पर्टिकुलर भाग को क्या करता है? बेनिफिट करता है। प्रिविलेज का मतलब हो गया ब्लेस्ड विद प्रिविलेज, मतलब वो इंसान जो मतलब कि जिनको बेनिफिट्स मिलते हैं, या वो इंसान मतलब जिनके पास सब सुख सुविधाएं हैं। कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे कुछ लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा है जिनको इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, हालांकि ये चीज है। It has not improved access. It has not improved access seen by the stagnation by the daily inoculation. It has not improved the access. हालांकि जो access की अगर बात की जाए तो access भी improve नहीं हुआ है। अगर बात की जाए लेकिन अब 18 to 40
अबव की वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जा रहा है, तो इंडिया के अंदर वैक्सीन का शॉर्टेज भी बहुत चल रहा है। और एक जो एक्सेस होनी चाहिए थी एक आम इंसान को किस चीज के लिए कि वो वैक्सीनेशन अपना करा सके बाय स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब हो गया स्टेबिलिटी, मतलब एक स्थिरता होनी चाहिए इन डेली इनएक्युलेशन, और वो भी दिखाई नहीं पड़ती है कहीं ना कि एक्सेस, मतलब जो एक आम इंसान की जो एक्सेस होनी चाहिए थी वैक्सीनेशन को लेकर वो भी इंप्रूव नहीं हुई है, वो भी स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी वहां पर भी नहीं है। बिकॉज अगर आप मतलब ये जो ऐप है हमारा, उस ऐप के थ्रू भी अगर आप अपने आप को रजिस्टर कराना चाहेंगे तो वो उसका ऑलरेडी स्लॉट भरा हुआ है, आपको वेट बहुत करना पड़ेगा, वैक्सीन का शॉर्टेज चल रहा है एट द सेम टाइम। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। एंड अ फेल इन सेकंड डोज रिसिपिएंट नंबर एट द सेम टाइम, मतलब जो रिसिपिएंट नंबर, मतलब जिनको सेकंड डोज का मतलब क्या है, सेकंड डोज लेना है, उस नंबर्स में भी कमी आ रही है। क्योंकि लोग तो बहुत सारे वैक्सीन को लेना चाहते हैं, राइट, लेकिन हमारे पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ही कम है, तो इस वजह से जो नंबर है सेकंड डोज लेने का उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। द सेकंड प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल तो ये हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। द सेकंड प्रिंसिपल, दूसरा सिद्धांत क्या है, दैट द टाइमिंग ऑफ द सेकंड डोज फॉर एन ऑप्टिमल का मतलब मैक्सिमम कह सकते हो, बूस्ट बढ़ावा देना टू द इम्यून सिस्टम इज नॉट क्लियर। और सब दूसरा मतलब क्या है, दूसरा सिद्धांत ये है कि मतलब सेकंड डोज का मतलब सेकंड डोज के अंदर जो मतलब टाइमिंग का क्या होना चाहिए, सेकंड डोज का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में कितना होना चाहिए जिससे कि हमें ऑप्टिमल बूस्ट मिल सके, हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें इम्यून सिस्टम को हम बूस्ट कर सके, बढ़ावा कर सके, ये चीज भी अभी तक क्लियर नहीं है। अ जनरल पॉलिसी, अगर एक जनरल पॉलिसी की अगर बात की जाए, एक आम पॉलिसी की बात की जाए फॉर चाइल्डहुड वैक्सीन इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर जो बच्चों के ऊपर एक पॉलिसी अपनाई जाती है वैक्सीनेशन को लेकर, 4 to 8 वीक्स, मतलब उसके बीच में क्या होता है, किसी बच्चों को कम से कम 4 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों के बीच में ही वैक्सीनेशन किया जाता है, राइट। हाउएवर, हालांकि क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ एस्ट्राजेनिका, ये एक वैक्सीन का नाम हो गया, वैक्सीन इन यूके 18 to 85, ये एक कैटेगरी होगी 18 से 55 साल ईयर्स की, शोर, मतलब ये जो मतलब क्लिनिकल ट्रायल हुआ था 18 से 55 साल के लोगों को, कहां पर हुआ था, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, कौन सी वैक्सीन का हुआ था, एस्ट्राजेनिका, दैट बाइंडिंग का मतलब जोड़े रखना एंटीबॉडीज ones that actually block the virus। एंटीबॉडीज का काम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज होती है जो वायरस होता है उसको ब्लॉक कर देती है, उसको आने नहीं देती। तो उस सर्वे के अंदर, उस क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, वर नियरली ट्वाइस एज हाई दोस हु गॉट दिस शॉट्स to 12 or more weeks then apart than those had within 6 weeks। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि यूके के अंदर मतलब जो एक ट्रायल हुआ था एस्ट्राजेनिका नाम की वैक्सीन, और जो एज ग्रुप रखा गया था 18 से 55 साल का, जिन लोगों ने 6 वीक्स के अंतराल पर लिया था, तो उनका जो इम्यून सिस्टम था वो थोड़ा, उनका जो एंटीबॉडीज थी वो कम बनी, बल्कि जिन लोगों ने 12 हफ्ते के बीच में क्या लिया, 12 हफ्ते के मतलब फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज उन्होंने 12 हफ्ते के बाद लिया, तो उनका जो इम्यून सिस्टम था उन लोगों से ज्यादा था जिन्होंने 6 वीक्स के अंदर लिया था। तो कहीं ना कहीं ये बात बताता है कि अगर आपका फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में इंटरवल ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा बनेगा, आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएगा। तो ये हमारी सेकंड स्लाइड थी। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अगर बात करते हैं टू टेक, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2 + v1, हैज नॉट इंप्रूव्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, शोड आपका v2 हो गया जो कि आपका पास्ट डेफिनाइट है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। The vaccine also appeared to be more protective in those 18 with a longer dose interval। और साथ के साथ बात देखो यहाँ पर वैक्सीन भी ज्यादा प्रोटेक्टिव दिखाई पड़ी, सुरक्षात्मक दिखाई पड़ी उन लोगों में जो 18 साल से ऊपर थे, विद इन ए लॉन्गर डोज इंटरवल, यानी जिन लोगों को 18 साल के ऊपर लोगों की बात की जा रही है, जिन लोगों के फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में जो इंटरवल था वो ज्यादा था, तो वो वैक्सीन क्या दिखाई पड़ी, ज्यादा प्रोटेक्टिव दिखाई पड़ी, ज्यादा सुरक्षात्मक दिखाई पड़ी। While antibody levels are key marker of protection। और जब तक बात की जाए मतलब कोविड को लड़ने की अगर बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सबसे जो इंपॉर्टेंट मार्कर है वो क्या है, एंटीबॉडीज तो है। और अगर आपकी एंटीबॉडीज लंबे टाइम तक सर्वाइव करती है तो इट मींस यू आर सेफ। दे आर नॉट द ओनली वन, सिर्फ एंटीबॉडीज ही नहीं है, सिर्फ सेल बेस्ड इम्यूनिटी, कि आपका जो इम्यूनिटी है वो कितना स्ट्रांग है, राइट। मतलब जो सेल, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो उनका जो सेल का जो हमारा इम्यूनिटी है वो कितना स्ट्रांग है, ये भी मैटर करता है। वेयर बाय
जिसके द्वारा, वेयर बाय जिसके द्वारा द इम्यून सिस्टम कन्फर्स, कन्फर्स का मतलब था प्रदान करना, लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी। अगर देखो हमारा सेल बेस्ड इम्यूनिटी जो है अगर बात की जाए, तो अगर वो मतलब क्या करता है, अगर वो हमारा स्ट्रांग है तो डेफिनेटली सी बात है हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा एंड कन्फर लॉन्ग लिव इम्यूनिटी, और हमारा जो इम्यूनिटी होगा वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा। काउंट्स टू, मतलब अगर इंटरवल को बढ़ा दिया जाता है तो हमारा जो इम्यूनिटी है उसका जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा हो जाता है। गिवन का मतलब हो गया कंसीडर करना, SARS-CoV-2 ये वायरस का नाम हो गया, हैज बीन अराउंड लेस देन 20 मंथ्स। देखिए अगर बात की जाए इंडिया के अंदर कोविड का जो प्रकोप है कहीं ना कहीं 20 हफ्ते से थोड़ा सा कम कह सकते हो, यानी कोविड इंडिया के अंदर अराउंड 20 महीने हो गए हैं इंडिया के अंदर इसको, मतलब लोगों को जान लेते हुए, लोगों को इन्फेक्ट करते हुए, कोविड को कम से कम 20 महीने के आसपास का टाइम हो गया है। देयर इज अनसर्टेनिटी, इस बात की अभी भी मतलब अनिश्चितता बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये बात अभी भी क्लियर नहीं है अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब कितने टाइम तक वैक्सीन प्रोटेक्शन देती है, इस बात की अभी भी श्योरिटी नहीं है। हालांकि मतलब फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का अभी इंटरवल तो बता दिया है, लेकिन ये जो डोज है मान लो जिसने वैक्सीनेशन ले लिया है तो कितने टाइम तक वो प्रोटेक्ट रहेगा, कितने टाइम तक उसकी एंटीबॉडीज काम करेगी, तो ये बात भी अभी श्योरिटी नहीं है। दे आर ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड केसेस, डॉक्यूमेंटेड का मतलब हो गया ऑथेंटिकेटेड, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं बहुत प्रूवन केसेस कह सकते हो, मतलब वो ऐसे केसेस जो प्रूव हो चुके हैं। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है इरप्ट या डिस्कवरी, किसी चीज का फूटना, मतलब जो इन्फेक्शन केसेस एकदम अचानक से फूट पड़ी, एज वेल एज दैट्स इवन आफ्टर सेकंड डोज। तो मतलब सेकंड डोज के बाद भी बहुत सारे लोगों को क्या हुआ है जो कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ऐसे केसेस भी हैं। उसके बाद में ब्रेक थ्रू हुआ, मतलब इरप्ट हुआ, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो फर्स्ट डोज लेने के बाद भी वो इन्फेक्टेड हो गए हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ भी हो चुकी है सेकंड डोज लेने के बाद। तो ये भी हमारे पास इस तरह के केसेस भी हैं, दो हालांकि दे फॉल विद इन एक्सपेक्टेड स्टैटिकल बाउंड्रीज सो फार। दे फॉल का मतलब हो गया थोड़े कम है अगर बात की जाए, हालांकि दे फॉल विद इन एक्सपेक्टेड स्टैटिकल बाउंड्रीज सो फार। स्टैटिकल क्या होता है, कोई भी डाटा होता है उसकी बात की जा रही है, हालांकि ये जो डाटा है दे फॉल विद इन एक्सपेक्टेड स्टैटिकल बाउंड्रीज सो फार, हालांकि ये जो डाटा है जिन लोगों ने मतलब जिनको प्रोटेक्ट जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया उनके अंदर मतलब उनके अंदर भी कोविड मतलब इन्फेक्शन दोबारा से हो गया है, जिन लोगों ने अपना फर्स्ट डोज लिया था उनमें से कुछ लोगों की जान भी चली गई। ये जो नंबर है हालांकि वो नंबर विद इन बाउंड्रीज है, इतना बड़ा नहीं है जरूर, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कम है, मतलब कम है लेकिन एक्चुअली में है। इट इज ओनली मोर इनएक्यूलेशन फ्रॉम नाउ, इट इज ओनली मोर इनएक्यूलेशन, इनएक्यूलेशन का मतलब होता है टीकाकरण, राइट, वैक्सीनेशन फ्रॉम नाउ that will shed greater clarity of the degree of protection। अब सिर्फ मतलब अगर हम इनएक्यूलेशन करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, तो यही चीजें हमें क्या करेगी, क्लैरिटी देगी सिर्फ कि कितना प्रोटेक्शन हो सकता है। सिर्फ वैक्सीनेशन ही बता सकता है कि अगर वैक्सीनेशन किया जाएगा तो सिर्फ यही चीज बता सकती है कि जो प्रोटेक्शन है उसका मतलब उसकी क्लैरिटी, प्रोटेक्शन की क्लैरिटी हमें सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही दे सकता है। बट पुट टुगेदर अगर लेकिन इन सारी चीजों को एक साथ रखा जाए, these recommendation do by policy makers time to stagger doses, stagger का मतलब होता है लड़खड़ाना, right, until more vaccine become available from August। और मतलब जब तक अगर बात की जाए इन सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये रिकमेंडेशन क्या करती है, फिलहाल जो हमारा वैक्सीनेशन वो क्या है, टू स्टेगर, स्टेगर का मतलब लड़खड़ाना, जो हमारी मतलब डोजेस की अवेलेबिलिटी नहीं है तो अभी उसमें काफी लड़खड़ा रही है हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और मतलब अगर अप्रैल तक की अगर बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है अप्रैल तक मतलब जो वैक्सीन है अगस्त तक ये वैक्सीन है वो अवेलेबल भी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं उस टाइम मीनवाइल मतलब क्या है, मीनवाइल हमें अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ की अगर बात की जाए, द टॉल का मतलब जो लोग मर जाते हैं उनके नंबर की बात की जा रही है, द डेथ नंबर फ्रॉम इंडिया सेकेंड वेव कंटिन्यूज टू सरपास सिमिलर डेली फिगर्स फ्रॉम यूएस एंड ब्राजील। और मतलब अगर बात की जाए जो टॉल की अगर बात की जाती है, टॉल में जो डेथ का नंबर है और वो भी लगातार बढ़ रहा है सेकेंड वेव में, दूसरी लहर जो चल रही है कोविड की। और मतलब एक्चुअली में वो किसके सिमिलर है, जो डाटा यूएस के अंदर था और जो ब्राजील के अंदर था मतलब लोगों के मरने का, उसको इंडिया वाला डाटा भी मैच कर रहा है कहीं ना कहीं। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। टू बी आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंटेड केस आपका नाउन हो गया, तो डॉक्यूमेंटेड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कंटीन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया आपका।
जो ब्लू कलर में है वो आपके सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। पर्पल कलर में आपका फ्रेज है, ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। गिवन, गिवन का मतलब है कंसीडर करना। गिवन दैट मैनी इंडियंस हैव स्टिल नॉट बीन एक्सपोज्ड, मतलब अगर इस बात को कंसीडर किया जाता है कि इंडिया के अंदर अभी भी बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कोविड के एक्सपोज नहीं हुए, कोविड के इन्फेक्शन में नहीं आए हैं टू द वायरस एंड न्यूअर थ्रेटनिंग वेरिएंट अबाउंड। और फिलहाल अगर बात की जाए न्यूअर थ्रेटनिंग में डरावना वेरिएंट्स अलग अलग जो वेरिएंट्स है कोविड के अबाउंड प्रचुर मात्रा में होना, बहुत सारे। मतलब फिलहाल अगर बात की जाए तो इंडिया की एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन अभी भी मतलब इस कोविड का इन्फेक्शन में और कोविड के दूसरे जो वेरिएंट्स है उसके इन्फेक्शन में अभी टच में नहीं आए, एक्सपोज नहीं हुए हैं। There is no reason to be complacent। देखो complacent का जो मीनिंग हो गया सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मतलब संतुष्ट होना, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फाइड या सेल्फ कंटेंट होना, मतलब अभी भी मतलब ये जरूरत नहीं है, इसके पीछे कोई वजह नहीं है कि हम संतुष्ट हो जाएं। दैट पीपल विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर वेव्स, कि लोग फ्यूचर वेव से बच जाएंगे। There is no reason to be complacent that people will be protected from future waves। हमें फ्यूचर वेव्स के लिए भी हमें क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, हम सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। द एम ऑफ वैक्सीन इज टू, जो वैक्सीन है उसका एक एम होना चाहिए, टू प्रिवेंट, बचाना, सीवियर डिजीज, कि मतलब ये जो भयंकर बीमारियां उनसे बचाए, एंड डेथ, लोगों की जान ना जाए, एंड ऑल पॉलिसी रिकमेंडेशंस मस्ट गियर्ड अप। गियर्ड अप का मतलब हो गया कहीं ना कहीं एडजस्ट गियर्स इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड स्पीड, मतलब हमारा जो रिकमेंडेशन है, जो स्पीड है उसका सिर्फ एक एम होना चाहिए, टुवर्ड्स द गोल। क्या गोल क्या होना चाहिए, हमारा गोल सिर्फ एक ही है, मतलब जो वैक्सीन है उसका सिर्फ एक एम होना चाहिए। वो एम क्या होना चाहिए, लोगों को सीवियर डिजीज से बचाया जाए, लोगों की जान ना जाए। तो जो हमारा रिकमेंडेशन है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए, इसी को, ये जो रिकमेंडेशन है यही गोल को अचीव करने का काम करना चाहिए। देयर इज नो रूम फॉर नी जर्क रिएक्शन। देखो नी जर्क रिएक्शन का जो मीनिंग होता है एन इमीडिएट रिएक्शन मेड विदाउट थिंकिंग। जब आप बिना सोचे समझे कोई रिएक्शन देते हो तो उसको बोलते हैं नी जर्क रिएक्शन। देयर इज नो रूम, स्पेस कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई जगह नहीं है कि अगर आप बिना सोचे समझे कोई रिएक्शन देते हो दैट कैन कॉम्प्रोमाइज दिस ऑब्जेक्ट। कॉम्प्रोमाइज का मतलब कहीं ना कहीं जब आप सामने वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ओके, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो हमारा एक टारगेट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज करें, तो उस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीपल है उनको प्रोटेक्ट करना है, हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमें प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना है, तभी हम इस कोविड को जीत सकते हैं, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट अस डिस्कस गिवन। देखो गिवन का मतलब हो गया कंसीडर करना, have not been exposed। देखो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, have के बाद आपने been प्लस v3 यूज कर लिया, तो यहाँ पर टू प्रिवेंट आपका इन्फिनिटिव केस हो गया 2 + v1, मस्ट बी गियर्ड, ये आपका फिर पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, मस्ट के बाद आपने बी प्लस हर फॉर्म यूज कर लिया, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। अब रिवीजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेफरिंग। डेफरिंग का मतलब जो होता है टालना या किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, तो अवर्ट या पोस्टपोन हो गया। फेरोसिटी का जो मतलब होता है क्रूरता, जिसको आप बोलते हैं फियरफुलनेस या टेरिबलनेस, जिसको आप बोल सकते हैं। स्टैग्नेशन का जो मीनिंग होता है स्थिरता की, जब बात करते हो स्टेबिलिटी या सेरेनिटी बोल सकते हैं आप। स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना, स्टम्बल या वैम्बल बोल सकते हो जिसको आप। एंड कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है जब सेल्फ कॉन्टेंट या सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, तो उस टाइम हम बोलते हैं सेल्फ कंटेंट या सेल्फ सेटिस्फाइड। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन एरर्स की। देखो सबसे पहला कॉमन एरर है परस्यूइंग अ पॉलिसी ऑफ स्प्रेडिंग द इंटरवल अमंग 2 doses of vaccine, the center has now outlined more scenarios, second dose deferment। My dear student, अगर सेकंड पार्ट को देखते हैं तो जब हम 2 की बात करते हैं, 2 के लिए आप अमंग यूज नहीं करते बल्कि बिटवीन यूज करते हैं, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन यूज कर लेते हैं, राइट। सेकंड देख लेते हैं। इट वाज द ferocity of second wave that caused the government to panic and free a vaccine supply to each approach। देखो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। द सेकंड, देखो अब सेकंड जो है, सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका एक ऑर्डिनल नंबर हो गया। ऑर्डिनल नंबर हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेकर आता है, तो क्या हो जाएगा, इट वाज द फेरोसिटी ऑफ द सेकंड वेव, द सेकंड वेव हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द सेकंड प्रिंसिपल इज दैट टाइमिंग ऑफ सेकंड डोज एंड ऑप्टिमल बूस्ट टू द इम्यून सिस्टम इज नॉट क्लियर। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये वाला जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य, लेकिन एक होता है PRINCIPLE। ये जो प्रिंसिपल होता है ये सिद्धांत के लिए होता है, तो ये वाला प्रिंसिपल नहीं आएगा, ये वाला प्रिंसिपल आएगा, राइट। देयर इज नो रूम फॉर नी जर्क रिएक्शन दैट कैन compromises this objective।
राइट। माय डियर स्टूडेंट, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, और मॉडल वर्ब के बाद आप हमेशा बेस फॉर्म को यूज करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, वहां पे आप एस या एस नहीं लगाते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं, राइट। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। तो देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड रहेगा, सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल। देखो मतलब जब आप अपमानजनक बातें लिखते हैं, अपमानजनक जो बातें लिखेंगे तो उसको आप बोल सकते हैं स्क्रूलियस। स्क्रूलियस, देखो स्क्रूलियस, स्क्रूलियस बोलते हैं हम उसको जब अपमानजनक बातें लिखी जाती हैं। फिर देख लेते हैं सेकंड आपका, वन नॉट कंसर्न अबाउट राइट और रॉन्ग। एक ऐसा इंसान जिसको गलत या ठीक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम बोलते हैं अमोरल। क्या बोलते हैं? अमोरल। एक ऐसा इंसान को जिसको गलत या ठीक से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम बोलते हैं अमोरल, राइट। सो दिस इज वन सब्स्टिट्यूट वर्ड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज बेस्ड ऑन इडियम्स। अब बात कर लेते हैं इडियम्स की। सबसे पहला हमारा जो इडियम रहेगा, बॉल पार्क, बॉल पार्क फिगर। देखो बॉल पार्क फिगर का जो मीनिंग होता है, देखो the term ballpark figure is used to describe an estimation something, an estimation of figure of number। जब आप अंदाजा लगाने की बात करते हो, बॉल फॉर फिगर का मतलब होता है जब आप देखो डिस्क्राइब एन estimation of something, एन एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब अंदाजा लगाना। जब आप किसी चीज का अंदाजा लगाते हो तब मतलब बॉल पार्क फिगर को हम यूज करते हैं। देखो that just a ballpark figure, ये सिर्फ एक अंदाजा वाला फिगर है। The organizers don't even know how many guests actually attended the event। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्चुअली में इतना भी नहीं पता है कि उसकी पार्टी के अंदर उस इवेंट में कितने लोग आए थे, सिर्फ वो क्या लगा रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं। तो बॉल पार्क फिगर का जो मीनिंग होता है, एन एस्टिमेशन ऑफ समथिंग। आप जब किसी चीज का अंदाजा लगाते हैं, राइट। अ गुडी गुडी, देखो अ गुडी गुडी का मतलब क्या होता है? The term goody goody is used to describe someone who behaves like an extremely well-mannered and well-behaved person in order to please the person in authority। एक ऐसा इंसान जो इस तरीके से बिहेव करता है, जिससे बहुत अच्छा बिहेव करता है, जिससे कि वो अपने सीनियर्स को क्या कर सके, प्लीज कर सके, अपने सीनियर्स को खुश कर सके, तो उसको हम गुडी गुडी बोल सकते हैं। जैसे Tim's colleague called him a goody goody after he agreed to work overtime please his manager। देखो टीम के जो कलीग्स हैं, टीम के कलीग्स हैं, जो उसके साथ वाले काम करने वाले जो लोग हैं, वो उसको गुडी गुडी बोलते हैं, क्योंकि टीम ने क्या किया है, एक्स्ट्रा मतलब ओवर टाइम काम करने के लिए। किस लिए? अब जिससे कि उसका मैनेजर खुश हो सके, तो उसने उसको यस बोल दिया, राइट। तो गुडी गुडी क्या होता है? जब आप अपने सीनियर को इंप्रेस करने के लिए ऐसा बिहेव करते हैं कि आप अपने सीनियर को खुश कर पाए, तो उस टाइम बोल सकते हैं अ गुडी गुडी, राइट। So my dear friends, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.